बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदम एतमाद के बाद जो ऑपोजिशन के साथ होगा, क्या उसके लिए ऑपोजिशन तैयार है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह दावा किया है कि नंबर्स भी पूरे हैं और अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है। इसके अलावा बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म साहब से एक मरतबा फिर आज इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब का खिताब इंतहाई तल्ख जुमले आज उन्होंने बयान किए। बज़ाहिर ये लगा वार्निंग भी दी उन्होंने ऑपोजिशन को। क्या वो गुस्से में है, प्रेशर्ड हैं, या उनको इस बात का यकीन है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने जा रही है और उसके बाद ऑपोजिशन के साथ जो उनका रवैया होगा उसका जिक्र किया उन्होंने? देखें, वज़ीर आज़म साहब से यकीनन वज़ीर आज़म है, उनके इल्म में बहुत कुछ होगा और उनकी तकरीर यकीनन तल्ख थी आज। और नदीम अफजल चंद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारक हो। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी में वापस गए तहरीक इंसाफ छोड़ के, और वो मुबारक इसलिए हो उनको कि वो बहुत अरसे से परेशान थे। जब वो तहरीक इंसाफ में थे तब भी, हुकूमत में थे तब भी वो परेशान थे, और कई दफ़ा उनसे बात होती दरमियान में तो वो कहते थे कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ के। वो पता नहीं खान साहब के इर्द गिर्द की टीम के लोग थे या क्या थे जो उनको नदीम अफजल चंद साहब जब बीच में कोई तनकीद वगैरह करते थे तो उनको पसंद नहीं करते थे। फिर वो इस्तीफा भी दे दिया था उन्होंने मामले फजूल से। तो बहरहाल वो पीपल्स पार्टी चले गए, उनको मुबारक हो कि वो अपनी जो है दुरुस्त जहाँ पे उनको होना चाहिए था वहाँ पे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की तकरीर जो है तल्ख, सियासत, मुल्की सियासत पे बात थोड़ी सी कर लें आज, चंद मिनट की बात कर लें। पहली बात तो ये है कि मुझे तहरीक के अदम एतमाद आती नजर नहीं आ रही। मैं दो तीन बातें करके फिर निकलते हैं। तहरीक अदम एतमाद, खुर्शीद शाह साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा 8 या 9 को। मुझे तहरीक अदम एतमाद आती फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन के पास नंबर्स मेरे हिसाब से पूरे नहीं है बल्कि ज्यादा हैं जितनी, उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद शायद पेश ना हो। नंबर्स पूरे हैं बल्कि ज्यादा हैं। बहुत से लोग रब्ता उन्होंने किया हुआ है काफी अरसे से, ये तो बात करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब के, लेकिन उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद जो है वो शायद ऑपोजिशन पेश ना करे। ये मेरा तज्जिया है। सही। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा 1 या 2 दिन में जी। और यहाँ के फिर वो तकारीर वगैरह होगी। इस दौरान मुझे, तज़किया गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे तहरीक अदम एतमाद नजर नहीं आती। अच्छा, एक जुमला में और कह के फिर हम बात आके निकाल देते हैं, और जरा वक्त हुआ तो फिर दोबारा हम, क्योंकि खत्ते के हालात, बाकी हालात बड़े, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद जितने उसमें लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग, उसके फौरन बाद मुझे उससे कहीं ज्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं बस बात को यहीं रोकता हूं। सही। क्या हुकूमत जाने के इम्कानात हैं डॉक्टर साहब? मैं बात को इधर ही रोकता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च खत्म होने के बाद मुझे उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ आते नजर आ रहे हैं, सियासी जमात फौरन बाद। इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये यानी आप ये समझें कि अफरा तफरी और जो हंगामी सूरत हाल है वो इस लॉन्ग मार्च के बाद या अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में वो अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, वो अभी और बढ़ेगा, बढ़ने की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो कौन से लोग होंगे जो पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च से ज्यादा बड़ी तादाद में होंगे, वो जब ऐलान होगा, नहीं होगा तो हम चंद दिनों के बाद इससे बात कर लेंगे। लेकिन एक और दावा इस्लामाबाद की तरफ बड़ी तादाद में लोगों का, हजारों की तादाद में। सही, ठीक। अच्छा,
एक तो बात ये हुई, और उसका मेरे ख्याल से हमें अंदाज़ा होगा कोई 4-5 रोज़ के अंदर, अगर वो ऐलान होना है तो वो 4-5 रोज़ के अंदर उसको हो जाना चाहिए। अच्छा, तो यानी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में पहुंच के ख़त्म होने के आगे पीछे उसका कोई इंडिकेटर आ जाएगा कि कोई और भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे मजमे आ रहे हैं, मजमा या मजमे आ रहे हैं जी। ठीक। अच्छा, अब एक तो बात ये हो गई तज़िया, फिर वो जरा बात मैच्योर होगी तो आगे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो पिछले 24 घंटों में खित्ते में और दुनिया में बड़े वाक़यात, बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के हालात डिसाइड करेंगे। खान साहब की तकरीर में आज कुछ बाहर की दुनिया की तरफ इशारे हो रहे थे ना, हाँ, बस हाँ, उसको छोड़ के उस पर भी आएंगे, वो भी करेंगे डिस्कस। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना, पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे। अब पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात जो बड़ी दिलचस्प हुई है पिछले 24 घंटों में, वो ये हुई है कि इसराइल के वजीर आजम बेनेट जो हैं वो अचानक मॉस्को पहुंच गए और उनकी 3.5 घंटे की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। और वो मीटिंग जो है वो बज़ाहिर तो हमें लगा कि वो यूक्रेन पे हुई है, और यूक्रेन की यकीनन बातचीत हुई होगी। दुनिया में 2 ही यहूदी सरबराहाने मुमलिकत हैं, एक ज़ेलेंस्की और एक नफ्ताली बेनेट इसराइल के। तो यकीनन यूक्रेन पे बात हुई होगी, लेकिन असल जो बात हुई है वो यूक्रेन से हटके हुई है, और वो ये हुई है कि ईरान के साथ मुआहदा, जौहरी मुआहदा इस हफ्ते होने की उम्मीद है, कहा जाए या थी कहा जाए। बड़ी हद तक मामला तय हो गए थे ईरान और अमेरिका के, और ये जो मुआहदा 2015 में जब तय पाया था ईरान का जौहरी मुआहदा, तो उस वक्त उस पर जो सिग्नेटरी थे, जो साइन करने वाले थे, जो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ मुआहदा हो जाए दुनिया का, उसमें सबसे ऊपर रूस था। ठीक है। रूस ने अब ये कंडीशन डाल दी है कि अगर ईरान के साथ ये मुआहदा हो जाएगा तो उसमें अमेरिका और बाकी ममालिक ये कंडीशन भी ऐड करें कि उनका रूसी कंपनियों के साथ जो बिजनेस है वो खुला रहेगा। अब ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कैसे डाल सकती है इस वक्त, जबकि वो रूस पे पाबंदियां लगा रही है? तो ये डाल दे कि अच्छा जी, ईरान के साथ चूंकि मुआहदा हो रहा है तो इसलिए हम रूस को इजाजत दे देंगे ईरान के साथ मुआहदा करने की, और अपनी पाबंदियां खत्म कर रहे हैं, मजीद लगा रहे हैं रूस पे। तो रशिया ने उसमें, वो कहते हैं आखिरी मिनट पे रंग में भंग डाल दिए। ठीक है, कि हम तो करवा रहे थे ईरान का, ईरान इस पे अपसेट है कि हमारा मुआहदा होने जा रहा था। रूस ने दरमियान में ये क्या कर दिया? रॉयटर्स खबर दे रहा है, रशियाज डिमांड फॉर यूएस गारंटीज में हिट न्यूक्लियर टॉक्स, ईरान ऑफिशियल सेज। बात तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, 7वीं खबर है। तो बात तकरीबन पक्की हो गई थी, लेकिन यह हुआ कि रूस ने डिमांड कर दी कि सैंक्शंस हटाई जाए ना, हमारे ऊपर से भी हटाई जाए, मतलब आप कारोबार करें ईरान के साथ। अच्छा, मतलब अमेरिका करे, यूरोप करे, आप सब करें, हम ना करें। तो वो मुआहदा होते होते कोई धबड़दूस के करीब पहुंच गए। वो हो गया था अभी भी, रूस ने कंडीशन डाल दी, उसने हम पे पाबंदियां करवा हम रहे थे, और लड्डू पेड़े आप खाएं। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, ईरान न्यूक्लियर डील थ्रेटन्ड बाय रशियन डिमांड्स ओवर यूक्रेन सैंक्शंस। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कि क्या हो। तो ईरान भी अपसेट है, ईरान ने बड़ी मुश्किलों से करवाया। वियना टॉक्स है ना, तो वियना किधर है? यूरोप में हो रहा है। तो उन्होंने सारा अपना किया कि हम ईरान के साथ शुरू करते हैं, ये पानी, ये गैस और तेल और ये सारा। तो रशिया ने बीच में पक डाल दी, तो रशिया के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा, नहीं, हाँ, रशिया सिग्नेटरी है ना। ठीक। अच्छा, अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये है कि देखें, हम नक्शा देखें ना, तो ये साउथ तकरीबन निकल गया हाथ से। ये मैरियोपोल के अंदर जो कोशिश हुई वो भी बात नहीं बनी, रशियंस नहीं माने, वहां पे सीज फायर नहीं हो सका। साउथ में हम चले जाएं, खरसों, ये बंदरगाहों पे कब्जा हो रहा है। और ओडेसा के ऊपर अब जो है अगली जो मूव है, ये जो पिंक इलाके हैं ना सारे, ये रशिया के पास चले गए हैं। ठीक है,
और ये हम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके साउथ में देखें तो मारियोपोल है नीचे, और फिर खैरसों भी निकल गया हाथ से, और अब उदैसा की बारी है। और ये जहन में रखिएगा कि उदैसा के साथ ये मोल्दोवा एक मुल्क है जो कि यूरोप का मुल्क है, आजाद मुल्क है, लेकिन मोल्दोवा का जो ये किनारा यूक्रेन के साथ मिलता है, वहां पे ट्रांसनिस्ट्रिया है। वो पट्टी एक नक्शा हम दिखा चुके हैं ना पहले, जो रूस की, जहां पे रूस पहले बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनबास से शुरू करें आप, वो सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया जो इसमें नजर आ रहा है, दोनबास, जहां पे रियासतें बन चुकी हैं, और वहां से शुरू करें और फिर मारियोपोल तक आ जाएं, और फिर क्रीमिया आ गया, और फिर उसमें जो है वो खैरसों आ गया, फिर ओडेसा की तरफ यकीनन अब यहां कब्जा होगा, और यहां पर कब्जा इस तरफ से भी हो सकता है, उस तरफ ट्रांसनिस्ट्रिया है, ज़हन में रखें, वहां पर भी फौजें बैठी हैं रशिया की। तो ये साउथ जो है ब्लैक सी, और इसमें जो है उसके बाद ये साउथ से यानी समंदर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यूरोप जो है ना, मैं एक बात आपको बताऊं, यूरोपीय यूनियन जो है बड़ा कमाल है। ये यूरेशिया या यूरोप को चलें, आज हम अगर उसका जिक्र कर लें यूरोप का, कल भी हमने यूरोप के हवाले से बात की थी थोड़ी सी मजहब के हवाले से, कि किस तरह से रोमन एम्पायर टूटी और बाद में वो जो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स चर्च बन गए। यूरोप में जो नई जनरेशन है ना, जो यूथ है वहां की, वो जब गुजरती है ना, ये मुल्कों के बॉर्डर्स को क्रॉस करती है, चाहे वो ट्रेन में हो या एयरपोर्ट्स पे हो, तो खाली चेक पोस्टों को, ट्रेन में से खाली चेक पोस्टें फौज की नजर आती हैं, पुलिस की, जो एक जमाने में जहां पे बड़ी सख्ती हुआ करती होगी, ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले बड़ी फौज रोक के तलाशियां ले रही है, जंगें हो रही हैं, तो अब खाली चेक पोस्टें आपको निशान नजर आते हैं कहीं कहीं। या यूरोप की जो यूथ है या जिनके पास यूरोप के पासपोर्ट्स हैं, वो मुस्कुराते हुए गुजरते होंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर से, और इमिग्रेशन वाले भी मुस्कुरा के उनको देख लेते होंगे, ठीक है निकल जाओ साइड से। अच्छा, ये जो है ये 1957 में जब ये यूरोप, तो मतलब 50s में, पहले तो टूट फूट गया, जंग, दूसरी जंग खत्म हुई, तो उसके बाद कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई मतलब है कि जो जीत गए वो भी तितर, मतलब उनको वो भी तबाह हाल हैं, चाहे वो फ्रांस हो या बरतानिया हो, जो हार गए वो भी तबाह हाल हैं। तो सोवियत यूनियन का भी नुकसान बहुत हुआ, जर्मनी, फ्रांस सब तबाह हाल, अमेरिका इमर्ज हो गया, जापान उधर तबाह हाल। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 50 की दहली में हुआ कि यूरोप को किसी तरह से आपस में जोड़ो ना, दोबारा जोड़ो। तो ये हुआ कि उसमें फिर जो 1957 में 7 मुल्क जो हैं, 6 मुल्क वो आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये यूरोपियन कम्युनिटी बना ली, ठीक है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी असल में, ठीक है। इसमें वेस्ट जर्मनी है, इसमें लग्जमबर्ग है, इसमें नीदरलैंड्स है, इसमें बेल्जियम है, इसमें फ्रांस है, ठीक है। और ये जो मुल्क हैं इन्होंने, और इटली है नीचे जो आपको इटली का झंडा भी नजर आ रहा है, तो ये जो है ये 6 मुल्क मिले और इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली 1957 में। और ये फिर 1993 में 1993 में जाके ये यूरोपीय यूनियन बनी 28 मुल्कों के साथ। और ये 28 मुल्क जो थे, इनमें से फिर एक मुल्क निकल गया, तो ये रह गए 27। और एक मुल्क कौन सा निकला? बरतानिया, ब्रेग्जिट से यूरोपीय यूनियन में था। और यूरोपीय यूनियन एक ऐसा मजबूत इत्तेहाद बना कि इसके अपने सफीर हर जगह मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान में हर यूरोपीय मुल्क का सफीर है जी, फ्रांस का भी है, जर्मनी के भी हैं, पोलैंड के भी हैं, सफारतकार मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन का भी है सफारतकार, यानी उनकी नुमाइंदगी जो है यूरोपीय यूनियन हर जगह पर, आप इस तरह समझ लें कि उनके सफारतकार, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में हर मेंबर मुल्क का भी सफारतकार है और यूरोपीय यूनियन का भी सफारतकार है। G7 के अंदर हर 7 मुल्क भी हैं और यूरोपीय यूनियन भी है। G20 में सारे मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन भी है। हर मुल्क में सारे मुल्कों के सफारतकार हैं, यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा भी है, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन एक मजबूत इत्तेहाद बन के सामने आए, नेटो से मुख्तलिफ। नेटो में तो 30 ममालिक है, ठीक है। ये अलग बात है कि नेटो के कई मुल्क जो अब ये सोच रहे हैं यूक्रेन
के बाद कि हमारा क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे जापान नेटो का मेंबर नहीं है, ठीक है, जापान तो ईयू का मेंबर भी नहीं है, तो यूक्रेन के हालात से बहुत ज़्यादा ताइवान को मानता कोई नहीं है, नेटो तो दूर की बात है। तो ये बड़ा मामला है ख़राब के फ्यूचर के अंदर क्या होगा। इंडिया भी जाहिर है ईयू में भी नहीं है, नेटो में भी नहीं है, तो ये मुल्क अब अपने अपनी जो पाकिस्तान भी, बाकी दीगर दुनिया भी, लेकिन यूक्रेन से सबक दुनिया देख रही है कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तो यूरोप मदद कर रहा है उनकी, तो क्या इशू क्या है। हम बताओ क्या हमारे लिए ऐसा होगा उस फ्यूचर में जो उनके लिए हो रहा है। अच्छा, तो यूरोप को मैं सिर्फ एक बात, और 5 मुल्क ऐसे हैं जो अभी तक यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तुर्की है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, कोसोवो को तो बहुत से मुल्क मानते ही नहीं है, और मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया और नॉर्थ मैसिडोनिया को कहा गया 2026 में मिलेगा, सर्बिया को और मोंटेनेग्रो के साथ 2025 में मिलेगी मेंबरशिप। तो तुर्की को अभी बहुत सारे इश्यूज हैं बहरहाल। और लेकिन बरतानिया ये नहीं बताता कि वो यूक्रेन के लिए तो बड़ी बातें कर रहा है, खुद क्यों निकल गया ईयू से, यूरोपीय यूनियन से खुद बरतानिया निकल गया ना, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक, ब्रेग्जिट के बाद 52% लोगों ने वोट डाले थे 2016 में कि हमने निकलना है ईयू से। अच्छा, ईयू जो है ना यूरोप, इसके मैं आपको एक बात ये बताऊं कि यूरोप ये ईयू जो है, ये यूरोपीय यूनियन, ये बज़ाहिर एक फेक सा, जो कि ना जाली सा एक इत्तेहाद नजर आता है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी चीज है नहीं जो इनको जोड़ के रखे। मतलब इनको जोड़ के रखना जो है ना, मतलब जैसे यूनान के अंदर एक मसला हुआ, मतलब ये हेल्प करते हैं एक दूसरे की। यूनान के अंदर एक तो प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि यूनान के अंदर जो है वो तो 67 से 74 तक वहां फौज आ गई यूनान के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप 67 से 1974 तक वो खत्म करवाई उन्होंने। फिर उसके बाद यूरो के साथ जोड़ दिया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ आते रहे। वो सादगी की मुहिम वहाँ पे चली, ऑस्टेरिटी की, लेकिन ये कि उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें टैक्स बढ़ा दें और सादगी करें और ख़र्चे कम करें और ये करें और वो करें, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फिर उससे निकाला। अब वहाँ पे बड़ी अच्छी, लेकिन उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पर वो पार्टियां मजबूत होनी शुरू हो गई जो पार्टियां इंतहा पसंद या राइट विंग पार्टी हैं, तो वो जीत गए। कई साल तक वो रहे। अब तो खातून यूनान के अंदर खातून सदर हैं और बड़ी मकबूल और बैलेंस्ड हैं, लेकिन दरमियान में ये हुआ कि वहाँ पे राइट विंगर्स या एक्सट्रीमिस्ट या इंतहा पसंद, फिर ये जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई पार्टियाँ, ठीक है। फ्रांस में, इटली में कहीं 5 स्टार मूवमेंट चल रही है, कहीं पे नेशनल रैली बन गई और 1/3 वोट ले लिए और 10% वोट या 15% वोट लेना बड़ा, तो ये पावर्स बड़ी मजबूत होना शुरू हो गई कि इमिग्रेंट्स को नहीं होना चाहिए, पनाह गुज़ीनों को नहीं होना चाहिए, इनको निकालो यहाँ से, ये करो वो। तो यूरोप के अंदर जो है वो एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि 1054 में, यानी 1054 में, तो ईसाइयत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ठीक है ना। 1054 ईस्वी, ऐसे ही है ना जो कल हमने बात की, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स, यानी तकरीबन आज से तकरीबन 1200 साल पहले। अच्छा, और उससे 1200 साल पहले ये तकसीम हो गई, और उससे आप समझें कि कोई तकरीबन 1000 साल पहले जो है, यानी 476 में रोमन सल्तनत टूट गई थी और बाज़ंतीनी सल्तनत रह गई थी, ठीक है। बाज़ंतीनी सल्तनत, रोमन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हो गया था और बेजेंटाइन रह गई थी। हम बात पहले भी कर चुके हैं, बेजेंटाइन को बाद में ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया, तो वो किया 1453 में, यानी 476 से लेके 1453 तक 1000 साल तक सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत रही। यूरोप में क्या हुआ इस दौरान? एक तो हमें पता है ना, कल हमने बात की कि चर्च रहा और पोप रहा और सब कुछ रहा, लेकिन हुआ क्या, फिर क्या बना यूरोप का? जब रोमन एम्पायर खत्म हो गई तो यूरोप में क्या हुआ? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, फिर यूरोप में फिर क्या हुआ? तो रोमन्स को शिकस्त जो देने वाले लोग थे वो फ्रैंक कहलाते थे, फ्रैंकिश
ठीक है। और जो फ्रैंकिश एम्पायर थी, ये फ्रैंकिश किंगडम ने जगह ले ली आके रोमन एम्पायर की। और जो फ्रैंकिश किंगडम थी, फ्रैंकिश जो थे वो जर्मन भी थे और फ्रेंच भी थे, और मुख्तलिफ उसमें आप समझ लें कि उसमें मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कौमें, उन्होंने आके रोमन्स को पटखा दे दिया, और फिर उसके बाद वहां यहां पे फ्रैंकिश किंगडम कायम हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि ये हम स्टार्ट करते हैं साल, इस साल को हम ले जाते हैं खींचते खींचते आगे, और हम ये देखते हैं कि ये फिर उसके बाद ये किसी ना किसी शक्ल में तो यूरोप इकट्ठा हुआ, तो यूरोप की शक्ल में इकट्ठा हुआ। यूरोप कभी इकट्ठा नहीं हो सका सवाए चार्ली मैग्निस की जब ताजपोशी की गई और पोप ने उसकी ताजपोशी की। और जब पोप ने उसकी ताजपोशी की तो एक वहां पर आप यूं समझें कि एक तरह से मुआहदा तय पा गया, और मुआहदा यह तय पाया कि भाई आपने और हम लोगों ने एक साथ ही रहना है, तो क्या जरूरत है कि हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें एक दूसरे से, हम लड़ाइयां करें। और एक तवील अरसे तक वहां पर होली रोमन एम्पायर कायम हो गई। ठीक है। और वो कई सौ साल तक वो होली रोमन एम्पायर रही। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये होली रोमन एम्पायर क्या चीज थी। अगर इसको आप जरा बड़ा करके देखें तो ये होली रोमन एम्पायर वहां बन गई, और होली रोमन एम्पायर जो है वो 1006 साल तक रही। 1006 साल तक। ठीक है, होली रोमन एम्पायर। और होली रोमन एम्पायर जो है वो 1006 साल तक रही। और होली रोमन एम्पायर क्या थी कि होली रोमन एम्पायर के अगर हम बादशाहों पे नजर डालें तो होली रोमन एम्पायर के बादशाहों में हमें कोई फ्रेंच मिलता है, फिर हमें कोई मिलता है उसमें कोई जो है वो कोई मिलता है, ये देखें ना, ये यहां से देखें आप। ठीक है, ये चार्ली मैग्नी जो है वो उसने होली रोमन एम्पायर बना लिया। अच्छा, ये होली रोमन एम्पायर पे टूटी कैसे? होली का इन्होंने ले लिया ना, पोप से डील कर ली। यानी आप समझे कुछ जैसे सऊदी अरब में हुआ ना कि हुक्मरान और मजहब की तबके ने आपस में बात, तो उन्होंने बात की कि जी ऐसा है कि इसको होली का टाइटल दे दें आप। ठीक है, और होली रोमन एम्पायर बन गई। और होली रोमन एम्पायर जो है वो 1006, फिर वो 3 हिस्सों में टूट गई। ठीक है, उसको एक हिस्सा जो था वो जर्मनी बन गया, उसका मशरिकी हिस्सा जर्मनी बन गया, मगरबी हिस्सा फ्रांस बन गया, दरमियान में जो हिस्सा था वो भी बाद में फ्रांस में चला गया। लेकिन ये 1006 साल तक रही, यानी ये जाकर फिर खत्म हुई बहुत बाद में। यानी ये खत्म होती है उसके बाद जाके 1804 में इसको नेपोलियन ने खत्म किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? ये होली रोमन एम्पायर ने, इसमें ये आप देख रहे हैं, इसमें जर्मनी भी है, इसमें इटली भी है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें आपको हंगरी भी नजर आ रहा है। ये हंगरी बहुत बड़ा होता था पहले, ठीक है ना। ये उसके बाद पोलैंड भी है, इसमें ये किंगडम्स हैं सारी, इसमें बहुत सारी किंगडम्स हैं। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी जी सर? होली रोमन एम्पायर के साथ साथ दूसरी किंगडम्स भी काम कर रही हैं। किंगडम्स अपनी जगह है, होली रोमन एम्पायर अपनी जगह है। सही। और होली रोमन एम्पायर ही थी जिसके दौर में सलीबी जंगें हुई। यानी आप समझें कि यूरोप को किसी ने जोड़ के रखा। सलीबी जंगें जो है वो रोमन एम्पायर से तो नहीं हुई ना, रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद हुई है सलीबी जंगें। ठीक है, तो ये सलीबी जंगें तो हुई हैं 1095 से लेके 1290 तक या 1279 तक। तो उसमें इशू ये है कि ये तो 1054 के अंदर जो है वो खत्म, ये स्प्लिट हो गई थी रोमन एम्पायर। तो ये जो जंगें होती हैं क्रूसेड्स, ये क्रूसेड्स होती हैं होली रोमन एम्पायर जिसमें रोम नहीं है।
यानी रोम से मुराद जिसमें रोमन एम्पायर नहीं है, उसका नाम है होली रोमन एम्पायर। उसमें कौन है? फ्रांस है, उसमें जर्मनी है, उसमें वो लोग हैं जिन्होंने रोमन एम्पायर तोड़ी है, ठीक है, उनको हम होली रोमन एम्पायर कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना जी, क्योंकि पोप ने उनको ये इख्तियार। अच्छा देखिए, पहली रोमन एम्पायर, पहली क्रूसेड में कौन निकल रहा है? एक मिनट इसको यहां रोकिएगा जरा। जो पहली है, पहली में फ्रांस निकल रहा है, ठीक है। पहली में जो लीड करने वाला है वो है फ्रांस के काउंट रेमंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी में आप देखें तो उसमें जो है वो फ्रांस और जर्मनी इकट्ठे हो गए, ठीक है। कॉनर्ड सोयम और किंग लुइस, अच्छा किंग लुई। अच्छा, उसके बाद तीसरे में रिचर्ड द लॉयन हार्ट। ये रिचर्ड द लॉयन हार्ट ये इंग्लैंड के, फिलिप दोयम जो है ये फ्रांस के, और होली रोमन एम्परर, होली रोमन एक ही था ना, टाइटल तो एक ही, होली रोमन एम्परर का टाइटल किसको दिया? फ्रांस वाले को, ठीक है, फ्रेडरिक वन। और रिचर्ड ये वो है जिसमें रिचर्ड द लॉयन हार्ट ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ फिर सुलह की। अच्छा, फिर उसके बाद चौथा क्रूसेड है, फिर पांचवा क्रूसेड है, चिल्ड्रंस क्रूसेड हुआ, इसमें बच्चों को मुसलमान बनाने की कोशिश, फेल हो गया, मुसलमान बच्चों को चेंज करें। फिर ऑस्ट्रिया आ गया बीच में, अब देख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क है, हंगरी आ गया। पांचवें क्रूसेड को किंग एंड्रू लीड कर रहा है, जो कि हंगरी का है, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। उसके बाद आप देखें फिर होली रोमन एम्परर आ गया, फ्रेडरिक, फिर फ्रांस, ज्यादातर फ्रांस के पास रहे। लेकिन इसके बाद आप देखें तो जब आखिरी वाला हो रहा है तो फिर तो होली रोमन एम्पायर जो है वो एक, आप समझें कि एक टाइटल सा है मजहबी। मुल्क अपनी अपनी जगह बादशाह, उनके आपस में लड़ाइयां भी और सब कुछ हो रही है, लेकिन जब सलीबी जंगों का टाइम आता है तो मजहब की बुनियाद पर सारे इकट्ठे होके होली रोमन एम्पायर का नाम दिया हुआ है उन्होंने। और तीसरी जो क्रूसेड होती है सलीबी जंग, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो नूरुद्दीन जंगी के साथ जिसने काम किया। नूरुद्दीन जंगी कौन? जिनको ख्वाब आया कि मदीना मुनव्वरा पहुंचो, वहां पे रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, वहां पे कोई मसला हो रहा है। वो नूरुद्दीन जंगी जिनको ख्वाब आया था, और उनके अंडर काम करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने अय्यूबी अरब और जो अजम का जो बहुत बड़ा, आज मुसलमानों का जो बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे सलाहुद्दीन अय्यूबी को ज्यादा डिस्कस नहीं करते बतौर हीरो, बस नाम कहीं आ जाए तो आ जाए, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते। और वजूहात क्या है इसकी? उसकी वजूहात ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। तो कुर्द क्योंकि अपनी रियासत का एक मुतालबा कर रहे हैं कई सालों से, और कुर्द जब जंग लड़ते हैं तो वो अपना हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करते हैं, कुर्द सुन्नी। तो इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को जरा शाम में भी, तुर्की में भी, सऊदी अरब में भी, ईरान में, हर जगह सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र खैर जरा कम आता है। जी, ठीक है, क्योंकि कुर्द थे। अच्छा, तो फिर कुर्द जो है वो फिर कहेंगे कि अच्छा ये तो हमारा बंदा था, इतना जबरदस्त जिसने काम किया। अच्छा, एनीवे, सलीबी जंग। अब तो तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि यूरोप को जमा किस चीज ने किया? यूरोप को 1006 साल तक अगर किसी चीज ने जमा रखा तो वो होली रोमन एम्पायर ने जमा रखा, मजहब की बुनियाद पे। और होली रोमन एम्पायर, रोमन तो खत्म हो गए, यानी रोमन एम्पायर का फॉल हो गया। तो जब क्रूसेड के लिए निकलते थे, और कितनी शदीद जंग थी पोप की और पैत्रिया का, जो कि इस्तांबुल वाले, लेकिन जब सलीबी जंग पे निकलते थे तो इकट्ठे हो जाते थे, तो बाज़ंतीनी भी आ जाते थे दरमियान में, वहां पर बल्कि आराम भी करते थे कई दफा। कुस्तुनतुनिया यहां से निकले यूरोप से, कुस्तुनतुनिया आराम किया, वहां से भी फौज ली या वहां से भी लोग शामिल हुए, लेकिन चूंकि होली रोमन एम्पायर का टाइटल था इसलिए कुस्तुनतुनिया वाले खामोशी से मदद करते थे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, क्योंकि टाइटल उनके पास तो नहीं आ सकता था ना, कैथोलिक, वो तो रोमन एम्पायर था, ये बाज़ंतीनी एम्पायर थी। तो लेकिन वो चूंकि मजहब ने इकट्ठा रखा यूरोप को 1006 साल तक। किंगडम्स थी। अब एक बड़ा सा खाका देखेंगे, अब लगेगा ईयू है, ये इटली भी है, फ्रांस भी है, ये भी है, सब शेयर करके, और जब फौजी जा रही है तो आपको लगेगा जैसे नेटो है, ठीक है ना, दो लीड कर रहे हैं बादशाह, 3 बादशाह लीड कर रहे हैं, किसको? सलीबी जंग, क्योंकि मुसलमान आगे फतवात के निकले। उसके बाद यूरोप इकट्ठा नहीं हुआ। उसके बाद जब नेपोलियन ने खत्म कर दिया
1804 में ये टाइटल ही खत्म कर दिया Kingdom नेपोलियन of Holy। ने। जी, इसकी इस टाइटल ही खत्म कर दिया उसने कि ये होली रोमन एम्पायर कोई चीज ही नहीं है। तो बादशाह और ये जो यानी आप समझे ना कि यूरोप की तारीख क्या है, बादशाह, मलका, ठीक है ना, ये पूरी तारीख यही है ना। लेकिन उसके बाद फिर जनरल्स भी तो आए ना, नेपोलियन बोनापार्ट, जनरल और लीडर भी, या फिर बहुत बाद में जाके हिटलर, या बाद में और भी आपको बहुत से नजर आएंगे जो यूनिफॉर्म्ड में जो है वो जनरल जो नाम है यानी तारीख में नाम है, ऐसे बहुत से, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आर्मी के जनरल्स जिन के अपने मुल्क को जिन्होंने लीड भी किया। अच्छा एनीवे, लेकिन तो ये यूरोप की हिस्ट्री है। तो यूरोप इकट्ठा नहीं हुआ। यूरोप फिर इकट्ठा कब होता है? फिर वर्ल्ड वॉर हो गई 1, वर्ल्ड वॉर हो गई 2, सर मत्था फोड़ी, मारा मारी। अच्छा, ये जब रोमन एम्पायर है ना, तो इसी होली रोमन एम्पायर में ही वो सारा काम भी हो रहा है कि पुर्तगाल से निकले वास्को डी गामा, ऊपर रोमन एम्पायर है। जब वास्को डी गामा निकले तो समुद्र में कैसे उतरे? तो बहरी जहाजों के ऊपर भी होली रोमन एम्पायर के झंडे लगे। अगर आप झंडे देखें उस वक्त के, तो उसमें क्रॉस नजर आ रहा है आपको, चाहे वो पुर्तगाल के हों, चाहे वो स्पेन के हों, चाहे तो मजहब ने यूरोप को इकट्ठा रखा। जर्मन्स भूल गए, अंदर से वो जर्मन, वो लड़ाइयां हो रही हैं बादशाहों की अंदर ही अंदर, लेकिन एक जो ऊपर जो छाता है वो होली रोमन एम्पायर है। अच्छा, यानी आप ईयू बना देना उसको, और उसके बाद फिर स्पेन से कोलंबस निकल रहा है, यानी इटली का कोलंबस जब वहां से निकल के ब्राजील जा रहा है, या नीचे पुर्तगाल की तरफ जा रहा है, जो है वो सॉरी ब्राजील की तरफ जा रहा है, तो यानी पुर्तगाल भी, पुर्तगाल से तो वास्को डी गामा निकला है जो ऐसे करके घूम के गया अफ्रीका के गिर्द, स्पेन आ गया, वलंदीजी आ गए जो कि नीदरलैंड से हैं। तो ये सारे होली रोमन एम्पायर के झंडे के साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। और ये कॉलोनीज भी बनाते जा रहे हैं। फ्रांस निकला, ठीक है ना, फ्रांस पहुंचा ये साइगॉन पे सबसे पहले। ये साइगॉन जो है ये जिसको इंडो चाइना स्टार्ट हुआ यहां से बनना, इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना कॉलोनीज, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, सबसे पहले अल्जीरिया में पहुंचे। तो वो अच्छा, जब गोवा पहुंचे, गोवा में लैंड हुए फ्रांस, तो अपने साथ साथ मजहब भी लाए। जब फ्रेंच उतरे तो क्रॉस के साथ उतरे ना, तो साथ साथ मजहब भी लेकर आए। वास्को डी गामा उतरे तो साथ साथ मजहब भी लेकर आए। तो वहां पर फिर ईसाइयत फैली, ठीक है। तो ईसाइयत इसी तरह से आई है ना यहाँ पे, इस सब कॉन्टिनेंट में, यहां पर फिलिपीन, इधर उधर सारे जहां जहां कॉलोनीज वहां से निकल रहे हैं। तो तिजारत भी है, कॉलोनीज भी हैं, लेकिन होली रोमन एम्पायर भी है। इसीलिए आपको उन इलाकों में जहां कॉलोनीज हैं वहां पर आपको कैथोलिक ज्यादा मिलेंगे, ऑर्थोडॉक्स नहीं मिलेंगे। सही, वहां पर आपको कैथोलिक्स ज्यादा मिलेंगे जो कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज यानी अगर आपको सब कॉन्टिनेंट में देखना है, या आपको फिलीपीन में देखना है, या आपको, तो आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस नहीं मिलेंगे, आपको कैथोलिक्स मिलेंगे, क्योंकि होली रोमन एम्पायर से वो निकले ना। बिल्कुल, पुर्तगाल भी निकला तो स्पेन भी निकला तो फ्रांस भी निकला तो तो वहां से चूंकि निकले तो अपने साथ साथ कैथोलिक और मजहब ने जोड़ के रखा, या फिर ईयू ने जोड़ा। लेकिन ईयू वो आपस की वो उतनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकी जितनी मोहब्बत रिलीजन ने की थी। ठीक सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इंतहाई अहम मौजू पर आप बात करें। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने जब खित्ते के मामलात पर बात कर रहे थे, आपने बात की कि जैसे यहाँ पे इस खित्ते में कॉलोनीज आई, साथ अपने मज़ाहिब भी लेके आए, मजहब भी लेके आए। वो ऐसे ही हुआ है ना। और मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो फ्रैंक एम्पायर है जी, ये 481 से 863 तक तो ये फ्रैंक एम्पायर रही ना एक, यानी आप समझें कि तकरीबन 350-400 साल फ्रैंकिश एम्पायर रही। और फिर फ्रैंकिश एम्पायर टूट गई, एक उसका वेस्टर्न हिस्सा जो कि फ्रांस बन गया, और एक ईस्टर्न हिस्सा
जो कि जर्मनी बन गया, और एक दरमियाना मिडल, 3 में टूटी थी शुरू में। ये फ्रैंकिश एम्पायर 3 हिस्सों में टूटी थी। पहले एक फ्रैंकिश थी। फ्रैंकिश लोग जो थे वो जर्मन फ्रांस मिक्स थे, इन्होंने रोमन सल्तनत को तोड़ा था। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो हुई थी वो फ्रैंकिश लोगों के हाथों हुई थी, ठीक है। और फ्रैंकिश लोग जो थे उन्होंने फिर फ्रैंकिश एम्पायर बना ली थी। वो कुछ अरसे के बाद वो टूट के 3 हिस्सों में चली गई, लेकिन होली रोमन एम्पायर अपनी जगह कायम रही, जो कि एक अम्ब्रेला था रिलीजन का, ठीक है। और उसके नीचे वो सारे काम करते रहे। अच्छा, वो खत्म हुई 1804 में नेपोलियन के हाथों। अब इसमें जो दूसरी बात मैं कह रहा था, तो यूरोप की जो यूनिटी है ना, अब यूरोप के अंदर वो कहां तक फैलना है। यूरोप को यूनाइट किया था इकोनॉमी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले तो यूरोप एक टूटा, आपको अजीब नजर आया ना, ऑस्ट्रो हंगेरियन, तो फ्रांस और जर्मनी लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, सारा स्पेन लड़ रहा है। इसी के दौरान वो नई दुनिया में दरियाफ्त हो रही है कोलंबस की, क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये सारा होली रोमन एम्पायर अपनी जगह है, ठीक है, वो सारा अपनी जगह। वहां चर्च बन रहे हैं, वहां ये हो रहा है अमेरिका में, इधर। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये कंसेप्ट जागा कि मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, और वो इकोनॉमी की बेस पे हुआ। यानी यूरोपीय जो कमीशन बनता है या कम्युनिटी बनती इकट्ठी होती है, इसमें 6 रुकन है, वो इस बेस पे होती है कि फौलाद और कोयला एक दूसरे को देना है, बिल्ड करना है एक दूसरे को, इकोनॉमी की बेस पे। बाद में फिर वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो नेटो बन गई 30 ममालिक की, क्योंकि वो सोवियत यूनियन ने व्हाट्सएप पैक्ट बना लिया, वो सीटो सेंटो वो सारा बनता रहा बीच में, लेकिन नेटो बनी। अब जो नेटो है वो उसके इत्तेहादी मुल्क हैं, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड जाने को तैयार नहीं है, और असला देते जा रहे हैं। और सबसे जो अजीबो गरीब बात हुई है, वो ज़ेलेंस्की ने कॉल किया है कि सारी दुनिया से लोग आके मदद करें। अमेरिका के पता नहीं कहां से लोग जाके वॉलंटियर्स वो पोलैंड के जरिए वो पहुंच गए वहां पे। खाना जंगी होगी, क्या होगा, असला जाएगा, क्या हो रहा है, क्या आगे क्या होता है हम नहीं जानते। लेकिन इशू यह है कि नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, ईयू का मेंबर भी नहीं है। अमेरिका के जो इत्तेहादी चाइना के अगेंस्ट है, उनमें से कोई भी नेटो का मेंबर नहीं है। जापान, इंडिया, ताइवान, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, यानी वो जो इत्तेहाद है, जो क्वाड है, या जो ऑकस का तो फिर भी सरपैर समझ आता है, उसमें भी 2 मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर हैं। लेकिन मसला ये है कि वो डिपेंडेंट, जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर गए, तो उसने मुआहदा ये किया, जब सरेंडर किया, तो सरेंडर के नतीजे में ये हुआ कि बादशाह सलामत को छोड़ दिया गया। ऐसे ही होता है हमेशा, मुकमुका बादशाह सलामत को छोड़ दिया गया, बाकियों को गोलियां मतलब सरेंडर किया या उन पर ट्रायल चले, ये सब कुछ हुआ। यहां जर्मनी में कुछ और मामला हुआ, यहां अब तो खुदकुशी कर ली लोगों ने, या फिर ये कि उनके ट्रायल्स हुए नाजीज के, लेकिन वहां जापान के बादशाह को छोड़ दिया गया, एम्परर को, और बाकी लोगों के ट्रायल्स वगैरह वो सरेंडर कर दिया उन्होंने। लेकिन ये शर्त तय हुई कि ना जर्मनी अपने पास न्यूक्लियर रखेगा, जो आज तक नहीं है, और ना जापान रखेगा न्यूक्लियर, जो आज तक नहीं है। वो दोनों मुल्क, अब देखिए जर्मनी ने अपना खामोशी से डिफेंस बजट बढ़ाया है बहुत ज्यादा, जापान ने भी बढ़ा लिया, लेकिन उस मुआहदे के तहत न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते वो। जर्मनी न्यूक्लियर पावर तो नहीं है ना जापान है। तो जापान जो है वो उसके अंदर ये सोचा कि जर्मनी कम से कम नेटो में तो है ना, ये जर्मनी के अंदर फौजें तो मौजूद हैं, न्यूक्लियर नहीं है लेकिन फौजें तो मौजूद हैं। वो बार बार कहते हैं 30,000 फौज पहुंच गई, 35,000 जर्मनी, इसलिए कि जर्मनी जो है वो एक तो उस तरफ है, ईस्ट में है, 2 हिस्से हुए, एक वहां पे एक प्रॉपर जो है वो सोवियत यूनियन के साथ लड़ा भी, वो उसी से लड़ा, तभी तो हिटलर और वो सारी जो जंग हुई उसकी सोवियत यूनियन से हुई। जनरल फ्रॉस्ट जो हम कहते हैं कि सर्दी में वो जर्मन मारे गए। तो इशू ये है कि लेकिन वो वहां पर न्यूक्लियर नहीं है, तो अब क्या उनको न्यूक्लियर की इजाजत दी जाएगी, या अमेरिकन न्यूक्लियर ही होंगे वहां पे, या जापान में क्या होगा। दूसरी बात, पोलैंड से एक अजीबोगरीब मुआहदा हुआ है, सॉरी इनके साथ, अपना यूक्रेन के साथ, और मुझे इस मुआहदे का कोई सर पैर समझ नहीं आया। उसकी वजह यह है कि मुआहदा जो है वो कुछ इस तरह से हुआ कि पुराने जो सोवियत दौर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, ये मुझे नहीं समझ आया कि क्या मुआहदा किया है यूक्रेन के साथ। यानी यूएस और पोलैंड का मुआहदा ये हुआ है आपस में कि हम तुम्हें F-16 तैयारे देंगे पोलैंड को जदीद,
जदीद F-16 तैयारे देंगे, लेकिन उसके बदले में वो जो सोवियत दौर के तुम्हारे पास जहाज पड़े हैं वो तुम यूक्रेन भेज दो। जिस जमाने में तुम व्हाट्सएप पैक्ट के इत्तेहादी थे और सोवियत यूनियन से असला खरीदते थे, तो पुराना असला पड़ा हुआ है सोवियत दौर का, 1900 क्या डॉक्टर साहब उसका वही करेंगे जो नए असले का कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, मतलब वो फूंक भर के जहाज उड़ाएंगे। मकसद क्या है पुराने फाइटर्स को? कुछ नहीं, पानी भर के तोपे चलाएंगे, पिस्तौलें क्या है। देखिए ना, ये अजीब मामला है कि सोवियत एरा का जो असला है वो अच्छा ऑलरेडी नया असला पहुंचा, वो मुझे नया असला नहीं समझ आ रही कहां चला है। अगर हमें इतने जहाज गिरा दिए, इतना हो गया, वो कुछ हुआ होगा, मगर जितने वेपन्स गए हैं यूक्रेन में उनका कुछ हिसाब किताब नहीं पता। दूसरी बात, सीज फायर मस्ट है। सीज फायर कब होती? सीज फायर 1.5 लाख 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज हो गए। तो मैं कहता पीस सबसे पहली प्रायोरिटी पीस। अब जो यहां से गए हैं इसराइल से, अच्छा मैक्रोन इन्वॉल्व है, तुर्की इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, कई मुल्क इन्वॉल्व हैं जो सुलह करवाना चाह रहे हैं, और जर्मनी भी इन्वॉल्व होगा, यूरोप के कई मुल्क इन्वॉल्व हैं। लेकिन मसला यह है कि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं, और एक इंतहाई अहमकाना बयान सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सामने आया जी। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये फरमाते हैं कि रशियन से मुखातिब करके कि पुतिन को कत्ल कर दो। पुतिन को जी कर दो, एसेसिनेट। दोबारा बार बार कह रहे हैं कि एसेसिनेट कर दो पुतिन को। उसमें ग्लोबल टाइम में चाइना ने रिस्पॉन्ड किया आज। हाँ। और चाइना ने कहा है कि ये जो आप कत्ल करने की बात कर रहे हैं पुतिन को, अच्छी मैं तो फैनिंग एसेसिनेशन ऑफ पुतिन, यूएस को ड्रॉ द फायर अगेंस्ट। आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल कर दो? रशियन से कह रहे हैं कि कत्ल कर दो। ये भी नहीं कि तख्ता उलट दो, हुकूमत चेंज, रिजीम चेंज नहीं, एसेसिनेट। सर इंशाल्लाह कल दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। मास्टर कार्ड और वीजा वहां बंद कर दिए। काफी दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि इसके थ्रू पैसा जो है और ये भी ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।